दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक खंड सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती के सामाजिक अध्ययन के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जूनियर हाई स्कूल अध्यापक भर्ती परीक्षा सामान्य अध्ययन का तीसरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामान्य अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था से है। आपको बताना है कि हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत निम्नांकित में से कौन सा है। ऑप्शन है आपके वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भूमि विकास बैंक। तो सही उत्तर है वाणिज्यिक बैंक। दोस्तों हाल के वर्षों में भारत में कृषि वित्त यानी एग्रीकल्चर फाइनेंस का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्यिक बैंक हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। तो सही उत्तर है नई दिल्ली। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको शार्ट में ISA भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सौर ऊर्जा पर आधारित देशों का एक संगठन है जिसका शुभारंभ भारत और फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। और इस गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च 2018, देखिए 11 मार्च 2018 को दिल्ली में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। और इस गठबंधन का दूसरा शिखर सम्मेलन 31 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में ही हुआ था। अगला प्रश्न आसान सा है, 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है। तो सही उत्तर है दोस्तों 38वीं समांतर रेखा उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा जो है ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है, यानी 38वीं समानांतर सीमा रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा रेखा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज क्या है। तो जूट, गन्ना, कपास या तिलहन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना दोस्तों उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और इसके लिए चिकनी दोमट मिट्टी, 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवला की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंवला से प्रतापगढ़ का नाम जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंवले की पैदावार वाला जिला प्रतापगढ़ है। और आंवले की प्रमुख किस्मों में बनारसी, कृष्णा, नरेंद्र 9 और नरेंद्र 10 हैं। तो याद रखिए, कभी भी ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो आंवले के लिए प्रतापगढ़ जिला विख्यात है, ये तो ठीक है, लेकिन आंवला की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। वाराणसी, बनारसी, कृष्णा, नरेंद्र 9 और नरेंद्र 10 ये आंवला की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इतिहास से है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विलियम जोन्स। दोस्तों विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। तो देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य का जो है समीकरण स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है कहाँ पर। देखिए संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, A और C दोनों में। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा A और C दोनों में। A और C यहाँ पे B नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों दोनों में जो है भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें अंतर्निहित माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। और इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का
राजदूत रह चुका था और मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया और भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में सूचीबद्ध किया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था? ह्यूम ने, सर सैयद ने, कर्जन ने या गांधी जी ने? तो सही उत्तर है गांधी जी ने। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था और दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को दी गई थी। तो सही उत्तर है कि महात्मा गांधी ने दोस्तों खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं माना जाता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके, देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी संघीय लक्षणों में आता है। इकहरी नागरिकता, ये जो है संघीय लक्षण नहीं माना जाता है। और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में संघीय लक्षण इकहरी नागरिकता नहीं मानी जाती है, जबकि जो संघ होती हैं, संघीय संघात्मक लक्षण होते हैं, उसमें लिखित संविधान, कठोर संविधान, केंद्र और राज्य में शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, द्विसदनी विधानमंडल और साथ ही साथ दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक लक्षणों के बावजूद इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तो कौन था? ये था दोस्तों फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने दोस्तों 1717, ईयर याद रखिए, 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 1940 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये दिसंबर दोस्तों 1929 में हुआ था। 1931 में राजगुरु को फांसी। तो दोस्तों, ये आपका सही सुमेलित है, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये भी सही नहीं है, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। और 1920 का रोलेट एक्ट जो कह रहे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि रोलेट सत्याग्रह 1919 का है, 1 अप्रैल 1919, 1920 का नहीं। तो केवल एक विकल्प आपका सही सुमेलित है, राजगुरु को फांसी 1931। तो ये आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए, कैगा कर्नाटक, ये आपका सही सुमेलित है। रावत भाटा राजस्थान सही सुमेलित है। इसके अलावा मुप्पांदल तमिलनाडु सही सुमेलित है। एन्नोर मेघालय, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, एन्नोर जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, मेघालय में नहीं। और अन्य सभी विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, एन्नोर मेघालय में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता, न्याय, समानता या भाईचारा? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वो न्याय का प्रतीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, इसका प्रारूप कहाँ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने समय में? तो सही उत्तर है, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई किसी रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। और दोस्तों, यदि किसी भी दशा में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण कोई रिक्त हुई है, तो प्रत्येक दशा में 6 माह के बीतने से पहले ही उसके रिक्त स्थान को भर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह में क्या किया था? तो सही उत्तर है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से
तटस्थता बनाए रखी थी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो सही उत्तर है गुरु राम सिंह। देखिए, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था और कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल द्वारा की गई थी, जिनको मुख्यतः सियान साहब के नाम से जाना जाता था। और कूका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। और 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जिनकी 1885 में मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए, आल्पस जो है दोस्तों, ये बलित या फोल्डेड पर्वत का उदाहरण है। वासजेज ये भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। विंध्य हमारा जो है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन है आपके कल्याणकारी राज्य, देखिए समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता या फिर साम्यवादी राज्य। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो दर्शन साम्यवादी राज्य नहीं है, बल्कि कल्याणकारी, समाजवादी और राजनीतिक समानता ये भारतीय संविधान के दर्शन में शामिल है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है लोकसभा का नेता दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। देखिए, प्रधानमंत्री दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पर नियुक्त करता है और किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है। तो लोकसभा का नेता वैसे प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, निर्धनता को घटाना और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दोस्तों ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। अगला प्रश्न है, विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है? आपको बताना है। बैंकिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा या फिर चिकित्सा। तो सही उत्तर है विशाखा गाइडलाइंस महिला सुरक्षा से संबंधित है। 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने और उनके निवारण के लिए विशाखा गाइडलाइन तैयार की गई। और दोस्तों, इसके आधार पर जो है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न इतिहास से है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो सही उत्तर है हकीम खान। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह और आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा प्रताप की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खान सूर कर रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। राजवंश और उनकी राजधानियों का। पल्लव, दोस्तों पल्लव राजवंश की राजधानी कांची थी। पांड्य की राजधानी मदुरा या मदुरै थी। यादवों की देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो देखिए, सही सुमेलन इस प्रकार से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और चीन। तो सही उत्तर है जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। तो दोस्तों क्या है कि 5 सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी प्रति 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? यहाँ पर देखिए जिप्सम, चूना पत्थर, राख और मटियार। तो सही उत्तर है चूना पत्थर। दोस्तों, सीमेंट उद्योग भार हरासी उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है और ये उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्रों में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है?
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य जो है, यहाँ पर प्रांतीय या राज्य राजमार्ग या प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। दूसरे स्थान पर गुजरात का नंबर आता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी सही सुमेलित है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली सही सुमेलित है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये पंचकुला, कोटद्वार, गाजियाबाद, तलोजा और पुणे, हैदराबाद में तथा इसकी इकाइयां स्थित हैं। तो नोएडा में नहीं है ये। तेल शोधन कार्य मथुरा, ये आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पर दोस्तों ये ए, बी और डी सही सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये आपका सही सुमेलित है। थुम्बा केरल सही सुमेलित है। भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर, जिसको BARC कहा जाता है, बार्क, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है, पोखरण राजस्थान में है। तो आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर आपका कर्नाटक में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि संगमरमर क्या है। तो क्या है, सही उत्तर है संगमरमर कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। दोस्तों संगमरमर जो है ये कायांतरित चट्टान है, जो चूना पत्थर के कायांतरण से बनता है। अगला प्रश्न है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरन और विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर है विशाखापत्तनम और कोच्चि बंदरगाह। दोस्तों कोच्चि और विशाखापत्तनम, तो ये देखिए कोच्चि और विशाखापत्तनम बंदरगाह ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह हैं, यानी नेचुरल जो हमारे बंदरगाह हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी 2 और 4 सही हैं। दोस्तों जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं कोच्चि और विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। देखिए तीनों रेखाएं किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। आसान सा प्रश्न है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसको जोड़ती है। तो दोस्तों भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सुमेलित करना है। इसमें कुछ स्थल हैं और उनसे प्राप्त खनिजों के स्थलों से सुमेलित करना है। खेतड़ी, दोस्तों खेतड़ी से तांबा, झरिया से कोयला और सिंहभूम से लोहा की प्राप्ति होती है। तो 2, 3 और 1 हो जाएगा। 2, 3, 1 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल या ठंडी धारा है। आपको बताना है कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा कौन सी है। तो आप जानते हैं बेंगुला धारा दोस्तों, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल धारा है। ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है कौन भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है। तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई डिगबोई है और इसकी जो है ये 1901 में स्थापित की गई थी। तो 1901 में स्थापित डिगबोई जो है ये चालू हुआ था 1901 में। ये भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई यानी ऑयल रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। आपको बताना है। तो सही उत्तर है अफ्रीका। दोस्तों एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। इसमें देश और उनकी राजधानियां हैं। ब्राज़ील की राजधानी आप जानते हैं ब्राज़ीलिया है। इसके अलावा ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की, क्यूबा की राजधानी हवाना है,
केन्या की नैरोबी और जाम्बिया की लुसाका है। तो इस हिसाब से आपका सही सुमेलन हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। देख लेते हैं 2, 1, 4, 3 किस ऑप्शन में है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है। तो सही उत्तर है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल प्रमुख जूट उत्पादक राज्य है और यहाँ पर जूट की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्थानीय सरकारें किस पर आधारित होती हैं, यानी स्थानीय सरकारों का आधार क्या है। तो ऑप्शन है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का। तो सही उत्तर है स्थानीय सरकारें लोकतंत्र का आधार होती हैं और स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवित बनाए रखने के लिए सभी लोगों की सहभागिता जरूरी है। अगला प्रश्न है कि किस नगर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूरब का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके नागोया, टोक्यो, सेंडई या ओसाका। तो सही उत्तर है जापान का शहर ओसाका। दोस्तों ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है और ये ओसाका प्रांत का राजधानी शहर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों पैंजिया जो था उत्तरी भाग, इसको लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। लारेशिया में उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारत उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिका शामिल थे। तो उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। अगला प्रश्न है लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व जो होता है उसको लोकप्रिय संप्रभुता कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता ऐसी संप्रभुता है एक तो जिसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और ऐसी शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखती है और समय समय पर उन्हें हटाने का भी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्राचीन माप है और प्रचलित माप है। तो सही उत्तर है थोक मूल्य सूचकांक। दोस्तों भारत में मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की गणना की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है और वर्तमान में जो है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। तो याद रखिएगा भारत में मुद्रास्फीति के आकलन की सबसे प्रचलित माप थोक मूल्य सूचकांक है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। अगला प्रश्न है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको बताना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक राज्य, सर्वसत्तात्मक राज्य, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य। तो सही उत्तर है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण समाजवादी राज्य की प्रमुख विशेषता है। देखिए समाजवादी राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी के शासन का वर्चस्व होता है और ये सारी सत्ता दोस्तों एक सत्ताधारी पार्टी में होती है, जैसे पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा। लेकिन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण उसको कहा जाता है जो कि समाजवादी राज्य की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी जिसकी मुख्य रणनीति क्या थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों 1991 में भारत में जो नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी उसमें ये तीनों रणनीतियाँ थीं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धरोहर विकास और संवर्धन परियोजना जिसको शार्ट में हृदय कहा जाता है, ये किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है सांस्कृतिक विरासत शहरों के संरक्षण से हृदय योजना संबंधित है। अगला प्रश्न है देश में नागरिक सुरक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ की योजना लागू की गई थी, आपको बताना है। तो ये था दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने नागरिक सुरक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए 100 करोड़ की योजना प्रारंभ की थी।
अगला प्रश्न है, हाल में किस कंपनी को संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ अन्य देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के रूप में नामित कर उसके 5G ट्रायल पर रोक लगा दिया है? तो ये है दोस्तों कौन सा, ये है हुआवेई। हुआवेई जो है ये कंपनी है हुआवेई। हुआवेई चीन की कंपनी है जिसकी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध है और हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे के रूप में नामित करके इसके 5G ट्रायल पर रोक लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में उत्तर प्रदेश के कितने नगर जनगणना 2011 में शामिल हैं? तो सही उत्तर है 7। देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना में भारत के 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगर 7 नगर हैं, जिसमें कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद हैं। अगला प्रश्न है, जिला प्रशासन कौन सी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है? देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का रख रखाव और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है जिला प्रशासन ये सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पेशावर में 1890 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम दिनों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध किया था और 1987 में सीमांत गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारत चीन सीमा संघर्ष को लेकर पैंगोंग सो झील चर्चा में रहा। ये झील कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। पैंगोंग सो झील कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है लद्दाख क्षेत्र। दोस्तों पैंगोंग सो झील लद्दाख क्षेत्र में स्थित है जहां से LAC गुजरती है और यहां पर हाल में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हुआ था। अगला प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जिसको शॉर्ट में नीरी कहा जाता है, ये कहाँ है? हमने आपको बताया था N से नीरी, N से नागपुर। तो सही उत्तर है नीरी जो है ये नागपुर में स्थित है। तो सही उत्तर है नीरी नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण या विद्युत अपघट्य? तो सही उत्तर है वायु एक मिश्रण है दोस्तों। देखिए वायु जो है मिश्रण है और मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप में मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह नगर कौन था? कई बार आपने पढ़ लिया है, हड़प्पी नगर लोथल। दोस्तों लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था और ये हड़प्पा कालीन बंदरगाह के रूप में विख्यात है। अगला प्रश्न है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था आपको बताना है। तो सही उत्तर है NGT 2010 में स्थापित किया गया था और इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्वघोष किसका समकालीन था आपको बताना है। अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो सही उत्तर है अश्वघोष दोस्तों कनिष्क के दरबारी कवि थे। देखिए अश्वघोष जो हैं ये कनिष्क के राज कवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे जबकि कंबन 12वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है आपको बताना है। तो ये हैं दोस्तों उत्पादक। जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य उत्पादक करते हैं क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, ये उत्पादक होते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य इंटरमीडिएटरी का कार्य करते हैं क्योंकि एक और ये जहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर स्वयं उपभोक्ताओं यानी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत भी बनते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है।
यहाँ पर देखिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, तो दोस्तों पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं बल्कि बाघ और हाथी यहाँ पर प्रमुख हैं, बाघ और हाथी। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है। बिठूर गंगा नदी सही सुमेलित है, बिठूर गंगा नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर सई नदी, दोस्तों जौनपुर से प्रवाहित होने वाली सई नदी नहीं बल्कि मुख्य नदी गोमती है। कौशाम्बी यमुना नदी, ये आपका सही सुमेलित है। दोस्तों जौनपुर नगर से प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी गोमती है। सई नदी प्रतापगढ़ से होकर जौनपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए गोमती से मिल जाती है, इसलिए जौनपुर सई से नहीं बल्कि गोमती नदी इसका सही सुमेलन होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनलिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है इटावा। दोस्तों इटावा जो है अवनलिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला है। ये यमुना और चंबल नदियों के मध्य स्थित है। इसमें चंबल नदी काफ़ी घुमावदार रूप में बहती है और खड्डों का निर्माण करती है, जिससे यहाँ बीहड़ों का निर्माण होता है जो अवनलिका अपर्दन के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी सही सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ सही सुमेलित है और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान ये श्रीनगर में नहीं बल्कि लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी। सही उत्तर है 1993। दोस्तों राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है चित्रकला और कला संस्कृति से जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण करती है उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है गंधार। दोस्तों गंधार शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का प्रमुख उदाहरण है और इसका मुख्य संरक्षक शक और कुषाणों को माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ऑप्शन डी आपका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए थे, लेकिन अंत में उसको जो है दोस्तों सांकेतिक मुद्रा भी चलानी पड़ी थी। अगला प्रश्न है यदि दो स्थानों की स्थिति 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच समयांतर कितना होगा। तो आप जानते हैं 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड, वो 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है। तो 90 डिग्री देशांतर पर 90 × 4 360, ये 6 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो सही उत्तर है 6 घंटे का अंतर होगा यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर हो तो। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, क्योंकि सूर्य में जो हाइड्रोजन और हीलियम के परमाणु आपस में हाइड्रोजन के परमाणु संलयित होते हैं, हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न यूपी स्पेशल से भी है दोस्तों। देखिए भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है झांसी में। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। अगला प्रश्न है गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की स्थापना 319 जो है AD में या 319 ईस्वी में की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो महत्वपूर्ण है, पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। तो ये था दोस्तों अल बरूनी।
दोस्तों पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी था। और दोस्तों ये प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं बल्कि उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी। और अल बरूनी की रचना है तहकीके हिंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही है, ए का तीसरा हो जाएगा। हसन निजामी की रचना ताजुल मासिर है। मिन्हास उस सिराज की रचना तबकात नासरी है। और याहिया बिन अहमद की तारीख़ मुबारक शाही है। तो सही जो मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 2 और 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, सही सुमेलित है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, ये भी सही सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी, ये आपका सही सुमेलित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर, तो सही सुमेलित नहीं है क्योंकि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में स्थित है। तो याद रखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि दिल्ली में है। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या होता था। तो बटाई का अर्थ होता था लगान निर्धारण का तरीका। तो याद रखिए, मध्यकाल में बटाई का अर्थ लगान निर्धारण का तरीका होता था। अगला प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषण का जैविक सूचक का कार्य करता है। तो सही उत्तर है लाइकेन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल और कवक के द्वारा होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं और लाइकेन प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक या भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो सही उत्तर है वैलेंटाइन सिरोल। दोस्तों सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए। यद्यपि वे मुकदमा हार गए लेकिन इसका उचित प्रभाव हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब। तो सही उत्तर है भारत में 1973 यानी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। और शुरू में ये 9 बाघ अभयारण्यों से शुरू किया गया था लेकिन वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर अभियान के अंतर्गत 11 बाघ अभयारण्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा था। ऑप्शन है आपके राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह और अशफाक उल्ला खां। तो सही उत्तर है भगत सिंह। दोस्तों भगत सिंह जो हैं ये काकोरी षड्यंत्र केस जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था उससे नहीं जुड़े थे बल्कि इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि शामिल थे और भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है, आपको बताना है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों। तो सही उत्तर है मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगृह थी। तो मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था और इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था जिसने गिरिव्रज या राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। और अजातशत्रु मगध का शासक हुआ 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु का पुत्र उदयन अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्यादवाद का सिद्धांत जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है और स्यादवाद ज्ञान के सापेक्षता का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए, आधारभूत उद्योग या कोर उद्योग में किसे शामिल नहीं किया जाता है। कच्चा तेल उद्योग, विद्युत उत्पादन, कोयला उत्पादन और कृषि उत्पादन। तो दोस्तों कृषि उत्पादन को आधारभूत उद्योग में शामिल नहीं किया जाता है और भारत में 8 उद्योगों को कोर इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके आगा खा पैलेस पुणे में रखा गया था।
तो आगा खाक पैलेस पुणे में गांधी जी को रखा गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के समय। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, आपको बताना है। सही उत्तर है स्वामी सहजानंद। दोस्तों, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम अखिल भारतीय किसान सभा किया गया था। और दोस्तों, इसके जो है प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। तो सही उत्तर है स्वामी सहजानंद ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, एन.सी. केलकर और राजेंद्र प्रसाद। तो सही उत्तर है दोस्तों कौन, इसमें कौन शामिल नहीं थे। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू थे। एन.सी. केलकर स्वराज पार्टी से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं थे। तो ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, आपको बताना है। तो सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय और उपर्युक्त में से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने दोस्तों सभी लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। और भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी राज्य की पृथक रूप में हुआ था। लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1956 में भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों ये है भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। और इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो सही उत्तर है पंचायतों का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है, क्योंकि पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में जो कथन है उन पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है और ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। 1 और 2 सही हैं और 3 और 4 आपके सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो आप जानते हैं पंचायत चुनाव कराने का निर्णय दोस्तों ये राज्य सरकार का विषय है, इसलिए राज्य सूची का विषय होने के कारण पंचायतों का चुनाव का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन। देखिए, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था आपको बताना है। चारवाक, गौतम, कपिल या जैमिनी ने। तो सही उत्तर है गौतम ने। दोस्तों गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रतिपादित किया था। इनको अच्छपाद भी कहा जाता है और न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। अगला प्रश्न है, भारत 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी। तो दोस्तों 2021 की जनगणना देश की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होनी थी। 8वीं जनगणना 2021 की होनी थी, लेकिन ये जनगणना हो नहीं पाई दोस्तों कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण जनगणना प्रभावित हुई है और 2021 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना और भारत की 16वीं जनगणना होनी थी, लेकिन ये अभी हो नहीं पाई है।
अगला प्रश्न है सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई की नई परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग किसे माना जाएगा। तो दोस्तों लघु उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ का जिनका टर्नओवर हो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 जून 2020 को लघु, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा दी गई है। सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ निवेश 5 करोड़ का टर्नओवर, लघु उद्योग 10 करोड़ का निवेश 50 करोड़ का टर्नओवर और मध्यम उद्योग 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो ये है पुलिस अधीक्षक या कप्तान जिसे कहते हैं, ये जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक दिव्यांग आबादी किस राज्य में पाई जाती है। तो सही उत्तर है सर्वाधिक दिव्यांग आबादी दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती है। इसके बाद बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अगला प्रश्न है चैंपियंस पोर्टल। दोस्तों चैंपियंस पोर्टल की शुरुआत 15 जून 2020 को की गई। इसका संबंध किससे है। तो चैंपियंस पोर्टल जो है क्रिएशन एंड हारमोनियम एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउट एंड पुट नेशनल स्ट्रेंथ, ये नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों की मदद कर उनको चैंपियन बनाना है। तो दोस्तों चैंपियन पोर्टल की शुरुआत जो 15 जून 2020 से की गई है, ये लघु, मध्यम और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को चैंपियन बनाने या उनका जो है विकास करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर है भारत में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 यानी 1975 में शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य क्या था, लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये 20 सूत्री कार्यक्रम का हिस्सा था। दोस्तों जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा का जो सामाजिक विज्ञान का हम वैकल्पिक सेट 100 प्रश्नों का हल कर रहे हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना कब की गई थी। तो सही उत्तर है दोस्तों 2003। देखिए भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा 15 फरवरी 2000 को की गई थी और इसके क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी। तो सही उत्तर है 2003 में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की स्थापना की गई थी, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जो वैकल्पिक विषय है हमारा सामाजिक अध्ययन, उसके 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इस प्रैक्टिस सेट में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। वैसे तो इसमें आसान प्रश्नों को शामिल किया गया है, धीरे धीरे हम प्रश्नों के लेवल बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। कभी कभी आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो इसमें आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि कम से कम गलती करिए और परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाइए। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।